हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्टडी IQCS में आपका स्वागत है। मैं हूं निर्मल और आज हमारी पॉलिटी की क्लास 12th है, जहां पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज फंडामेंटल राइट। जहां हमने कल इसका परिचय और कुछ विशेषताएं समझी थी, आज हम समझेंगे आर्टिकल 12 और 13, जो समझना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, इस आर्टिकल में किसके बारे में बात करूँगा? इस आर्टिकल में बात करूँगा स्टेट के बारे में, यानी राज्य के बारे में। जो हम बार बार एक वर्ड यूज़ कर रहे थे अभी ना लास्ट लेक्चर में, एक स्टेट, एक राज्य ऐसा नहीं करेगी, एक राज्य वैसा नहीं करेगी। तो राज्य क्या है? क्या राज्य मतलब सिर्फ वो संसद, सिर्फ मोदी सरकार? क्या वो राज्य है? नहीं, राज्य को बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है आर्टिकल 12 में। सो आइए हम वही डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बताऊंगा आज आर्टिकल 12। इस आर्टिकल 12 में आज बताऊंगा मैं स्टेट की डेफिनेशन, यानी राज्य की परिभाषा इसमें आज बताने जा रहा हूँ। देखो, राज्य का है, अभी सामान्य भाषा में आपको समझा रहा हूँ। राज्य वही है जो किसके कंट्रोल में आती है? सरकार के कंट्रोल में आती है। राज्य वे सभी निकाय है जो डायरेक्टली यानी प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, यानी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो सरकार के कंट्रोल में आती है, वही क्या है? राज्य है। अब उसको वो डिटेल में समझाओ, तो वो डिटेल में समझाता हूँ। देखिए, ये है सरकार। ये क्या है? सरकार। ये भी किसके अंडर में आती है आपको पता है, ये तो कॉमन बात है कि किसके अंडर आती है, ये राज्य है। अब इसके नीचे क्या आती है? सरकार में क्या आती है? पार्लियामेंट। ये भी किस में आती है? राज्य के अंदर। फिर इसके बाद आती है आपकी लेजिस्लेचर, यानी राज्यों की विधानसभा। वो भी किस में आती है? वो भी राज्य में आती है। अब इसके बाद तहसील लेवल जितने कलेक्ट्रेट है ना, वो भी किसके अधीन आती है? राज्यों के अधीन आती है। जितने भी सरकारी निकाय है वो भी किसके अंदर आती है? राज्य के अंदर आते हैं, है ना। यानी चाहे वो सरकार हो, पार्लियामेंट हो, लेजिस्लेचर हो, है ना, कलेक्टर हो, या फिर कोई और सरकारी निकाय हो, सारे के सारे किसके अंदर आते हैं? राज्य के अंदर आते हैं। और ये एक्चुअली ये डेफिनेशन क्यों दी गई? मान लो आपका फंडामेंटल राइट का क्या हुआ? वोलेशन हुआ। क्या हुआ? वोलेशन हुआ। अब वोलेशन कौन कर रहा है? कौन कर रहा है वोलेशन? कौन कर रहा है उसका उल्लंघन? उसका उल्लंघन कौन कर रहा है? राज्य कर रहा है। तो राज्य की कोई परिभाषा तो होना चाहिए ना। अब मान लो आपको राज्य की परिभाषा नहीं दी, अब चल गई, हम हमारे साथ ऐसा किया, तो किसने किया? कौन है ये? तो अब कैसे बताओगे फिर, यदि आपको राज्य की परिभाषा ही नहीं पता? आपका राइट का क्या हुआ? वॉयलेशन हुआ। यदि वॉयलेशन हुआ तो आप बता पाओगे क्या कि मेरा वॉयलेशन किसके द्वारा किया गया है, किसने किया है? नहीं बता पाओगे ना, जब तक आपके पास राज्य की क्या ना हो? परिभाषा ना हो। अब यही आपकी प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए मैं आपको अब राज्य की परिभाषा अच्छे से और बताता हूँ। देखिए, राज्य के अंदर वो और क्या क्या आते हैं। देखो, वो मैंने पहले बता चुका हूँ। राज्य के अंदर क्या आते हैं? सारी नहीं, हमारे संसद आती है। संसद में क्या क्या आते हैं? कौन कौन आते हैं? राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट। ये तीनों किसके अंदर आते हैं? संसद के अंदर। और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटर बॉडी भी आती है, यानी कार्यपालिका और विधायक पालिका, ये दोनों किसके अंदर आती है? सरकार के अंदर आती है, यानी राज्य के अंदर आती है। और क्या आता है राज्य में? राज्य में वो सारी स्टेट जिस स्टेट में क्या है? एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव बॉडी, यानी विधान परिषद और विधानसभा, यानी कार्यपालिका और विधायिका, जिन जिन राज्यों में है, यानी सभी राज्यों में ऑलमोस्ट, है ना, सभी राज्यों में, तो उन राज्यों की जितनी भी विधानसभा वो भी किसके अंदर आती है? राज्य के अंदर आती है, यानी स्टेट के अंदर आती है। वो सारी लोकल बॉडीज समझ रहे हो, यानी विलेज में क्या है? पंचायत। यदि पंचायत भी आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। अभी भी कुछ लोगों को इसका ज्ञान नहीं है, पता है गांव में बहुत वॉयलेशन होता है उनके फंडामेंटल राइट का,
बट कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस की कमी की वजह से क्या हो पा रहा है, कहीं ना कहीं ये कहीं ना कहीं उनको ज्ञान नहीं मिल पा रहा है ना। अब उनको हम अवेयर किसको करना चाहिए, हम लोग को उनको अवेयर करना चाहिए, उनको उनके अधिकार बताना चाहिए। यदि पंचायत किसी प्रकार से उनके अधिकारों का उल्लंघन करती है तो उनको पूरा अधिकार है कि वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। चलो, और कौन सी अथॉरिटीज़, वो सारी अथॉरिटीज़, वो सारी निकाय जो कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल किसके द्वारा की जा रही है, सरकार के द्वारा। कौन कौन सी बॉडी है, देखो ONGC, NCERT, सेल, ये सारी बॉडी, देखिए भेल, ये सब क्या है, गवर्नमेंट निकाय है ना, गवर्नमेंट निकाय है। कहीं ना कहीं किसका कंट्रोल है इस पर, सरकार का ही कंट्रोल है। हाँ, सो ये थी पूरे राज्य की परिभाषा है ना, जिसमें सब कुछ आते हैं वो सारे निकाय। शॉर्ट में समझो, वो सारे निकाय जो सरकार के द्वारा कंट्रोल की जाती है, वो सरकार या राज्य के अंदर आती है। यदि वो किसी भी प्रकार का आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं तो आप कहाँ जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। हाँ, इसमें पुलिस भी आती है आपकी, पुलिस भी इसके अंडर ही आती है। वो भी क्या है, एक सरकारी निकाय है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 13 की ओर। आर्टिकल 13 किसके बारे में बात करता है, ये बात करता है लॉ के बारे में, कानून। कानून कैसे करता है, तो कानून के बारे में क्या बात करता है, देखिए सरकार या पार्लियामेंट या फिर राज्यों की विधानसभा कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगी, क्या नहीं करेगी, कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो कहीं ना कहीं किसी भी रूप में या 0.1% या 100%, कितने परसेंट क्या करती हो, फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकारों को क्या करती है, प्रभावित करती है। तो क्या कर दिया जाएगा, उन कानून को वॉइड यानी शून्य कर दिया जाएगा। वो करेगा कौन, ये सुप्रीम कोर्ट करेगा। आइए इसके बारे में थोड़ी डिटेल में समझते हैं, कौन से कानून और क्या क्या कानून इसमें ऐड किए गए। सो देखो, इस आर्टिकल में क्या लिखा पहले वो समझते हैं ना, क्या प्रोविज़न है रियल में, क्या लिखा है इसमें कि कोई भी कानून जो क्या करते हैं, फंडामेंटल राइट को किसी भी प्रकार से कम या उनके ऊपर उनके ऊपर क्या डालते हैं, नेगेटिव प्रभाव डालते हैं, तो उनको क्या डिक्लेयर कर दिया जाएगा, वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, यानी शून्य डिक्लेयर कर दिया जाएगा। दूसरे वर्डों में एक कहो तो ये पावर किसको है, दूसरे वर्डों में कहो तो ये एक जुडिशियल रिव्यू का भाग है। किसका भाग है, ये जुडिशियल रिव्यू का भाग है। और ये पावर किसको दी गई, ये पावर दी गई है आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट को, और आर्टिकल 226 के अंदर किसको, हाई कोर्ट को दी गई है। वो क्या कर सकते हैं, दोनों हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, वो सारे वो ऐसे लॉ को इनवैलिड या अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे सकती है जो कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट को क्या कर रही है, प्रभावित कर रहे हैं। और भी कुछ दिए हैं, देखो इस आर्टिकल में और क्या प्रोविजंस है, और देखिए ऐसे कौन कौन से लॉ की बात कर रहे हैं भैया, क्या वो लॉ ऐसे लॉ जो प्रेसिडेंट जारी करता है, ऐसे लॉ जो संसद बनाती है, क्या वो वाले लॉ, कौन से लॉ की बात कर रहे हो, तो पूरी डेफिनेशन बताऊंगा। देखो कौन कौन से लॉ, सारे प्रावधान बताऊंगा इसमें, कौन से लॉ दिए हैं कौन से नहीं है। इसमें पहले वो कानून जो किसके द्वारा पास किए जाते हैं, राज्यों की विधानसभा द्वारा या फिर किसके द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा। और ऐसे लॉ कौन से होते हैं, स्थायी कानून यानी परमानेंट लॉ, जो किसके द्वारा पास किए जाते हैं, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा। यदि ऐसा कोई कानून पास कराए वो और किसको कम कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट को कम कर रहे हैं या फिर प्रभावित कर रहे हैं, तो उनको क्या किया जा सकता है, उनको वॉइड यानी शून्य कर दिया जाता है, यानी कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट या भी हाई कोर्ट कर सकती है। अब आते हैं ऐसे टेम्परेरी लॉ यानी ऑर्डिनेंस कौन जारी करता है, गवर्नर और प्रेसिडेंट, है ना। इन ऑर्डिनेंस की वो क्या होती है,
कितने महीनों तक बने रहते हैं ये? 6 महीनों तक। कितने महीनों तक? 6 महीनों तक अस्तित्व में रहते हैं। यदि ऐसे लॉबी फंडामेंटल राइट को प्रभावित कर रहे हैं तो वो भी क्या कर दिया जाएगा? उनको शून्य कर दिया जाएगा। अब कुछ ऐसे कानून या फिर किसी लॉ, ऑर्डर, नोटिफिकेशन के द्वारा क्या किए जा रहे हैं? लागू किए जा रहे हैं। मतलब सरकार कभी कभी क्या करती है? नोटिफिकेशन जारी कर देती है या मीडिया के थ्रू बता देती है ना, कि ऐसा कानून आने वाला है, ऐसा ये आने वाला है। यदि वो भी क्या करता है? फंडामेंटल राइट को कम करता है या प्रभावित करता है किसी भी रूप में, तो उनको भी शून्य कर दिया जाएगा। शून्य मतलब हटा दिया जाएगा। किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा। और समझिए, ऐसे नॉन लेजिस्लेटिव सोर्स जो क्या बनाते हैं? कानून बनाते हैं। जैसे कौन कौन होगा? मतलब विधानसभाओं को छोड़कर वो कौन बचा? पंचायत बची या फिर म्यूनसिपैलिटी बची। यदि वो भी कुछ ऐसे कानून बनाते हैं जो क्या करते हैं? फंडामेंटल राइट को कम करते हैं किसी भी रूप में, तो उनको भी क्या कर दिया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा इनवैलिड घोषित कर दिया जाएगा। यानी वो कानून अस्तित्व में नहीं रहेंगे। ये था पूरा हमारा चैप्टर। इसको एक बार वो रिवाइज करवा देता हूँ, है ना। देखिए, पहले हमने पढ़ा आर्टिकल 12 में, जहाँ मैंने बताई राज्य की परिभाषा, है ना। राज्य वो सभी निकाय जो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से, यानी डायरेक्टली, वो इनडायरेक्टली किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं? सरकार के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। फिर मैंने बताया कि सरकार जो कानून बनाती है ना, वो किसके अंडर आते हैं? वो सारे के सारे आते हैं जुडिशियल रिव्यू के अंदर। यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पार्लियामेंट जो भी कानून बनाएगी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उसको क्या करेगी? एग्जामिन करेगी, रिव्यू करेगी उसको। यदि वो कानून किसी भी प्रकार से फंडामेंटल राइट को कम करते हैं तो उनको क्या घोषित कर दिया जाएगा? इनवैलिड घोषित कर दिया जाएगा। हाँ जी दोस्तों, अब आपके लिए गुड न्यूज़ लेकर आया हूँ मैं। वो गुड न्यूज़ क्या है? हम एक मिशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। उस मिशन का नाम है क्रैक मिशन। इस मिशन का क्या नाम है? क्रैक मिशन। इस मिशन में क्या रहेंगे? सारे MCQs रहेंगे, है ना। और जिसके 100 सेट रहेंगे। कितने सेट? 100 सेट। सारे सेटों में कितने क्वेश्चंस रहेंगे? 10 क्वेश्चंस रहेंगे। और ये स्पेशल बने हैं आपके MCQ MPPSC, SI, SSC और UPSC के लिए बने। इसमें 4 सब्जेक्ट कवर करने वालों में कौन कौन से? इकोनॉमिक, साइंस, हिस्ट्री और पॉलिटी। और सारे के साथ सब्जेक्ट वाइज सेट रहेंगे। यानी एक सेट में एक सब्जेक्ट रहेगा, दूसरे सेट में दूसरा सब्जेक्ट रहेगा। यानी सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस रहेंगे। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, है ना। इसमें सारे के सारे बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस लाऊंगा, बहुत ही फाइनेस्ट क्वेश्चन लाऊंगा इसमें, है ना। और बहुत जल्द इसको मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। ओके दोस्तों, यहीं पर हमारा लेक्चर ख़त्म होता है ना। यदि आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।